इसराइल ने जो जवाबी धमकी दी है वो क्यों दी है? इसराइल की वजारत खारजा ने बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है? पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है। कोई मुल्क नहीं चाहता बराह रास्त इसराइल से पंगा लेना। बीबीसी ने इस खबर को भी छाप दिया है कि वजारत खारजा क्या कर रही है इसराइल की। ये तो वो है जो वाजाहत के साथ सामने आकर जो वार किया जा रहा है। आप देखें ना, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है जी। लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े ही नहीं होंगे कभी। पहली दफा इसराइल की फॉरेन ऑफिस ने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि पाकिस्तान कई बार ऐसा हो चुका है कि भाई वो इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहता है। हालांकि पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री मानता भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है, उसके पासपोर्ट में भी लिखा है कि ये पासपोर्ट हर जगह पर वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान कितनी सारी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन इजराइल कभी भी उसको रिप्लाई नहीं करता है। लेकिन अब इजराइल की फॉरेन ऑफिस से एक रिप्लाई आया था और उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है। अब जरा देखिए कि पाकिस्तान कोई भी स्टेटमेंट देता होगा, मुझे नहीं लगता कि इजराइल के अंदर पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके अलावा किसी को पता भी चलता होगा, क्योंकि कोई पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है नहीं। पिछले दिनों अगर आप देखो तो हमास और इजराइल की जो लड़ाई थी, मतलब पैलेस्टाइन के अंदर जो हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल के बीच में, इजराइल ने जमकर मारा सबको। अब उसी पॉइंट को लेकर पिछले दिनों अगर आप इमरान खान की सरकार देखो तो वहां पर ये भाई साहब उसके फॉरेन मिनिस्टर चले गए यूएन में और सारे मुस्लिम कंट्रीज की विजिट कर रहे। देखिए क्या हो रहा है। मतलब मुसलमानों का ठेका जैसे पाकिस्तान ने ले रखा है। अब ले भी सकते हैं, लेकिन सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज उनको बिठा देते, भाई आप कन्वर्टेड हो, आप मुसलमान नहीं हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं कई वीडियोस में इस हवाले से बात करता रहा हूं, इशारा देता रहा हूं कि पाकिस्तान जिस तरह से फ़लस्तीन की आवाज़ उठा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की बात कर रहा है, मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, तो इस पर जवाबी वार हो सकता है। अब वही हुआ है और बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है और सिफारती सतह पर खुलकर सामने आ गई है। अब आप इस करारदाद को ही अगर देखेंगे, इसकी नंबर गेम को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसराइल ने जो जवाबी धमकी दी है वो क्यों दी है। इसराइल की वजारत खारजा ने बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है? और ये वजारत खारजा इसराइल की पाकिस्तान को जब निशाना बना रही है, उसके अल्फाज से, उनके वो जो मैनेजर हैं जिसने पहले ट्वीट किया, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इसराइल कहां कहां पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता बराह रास्त इसराइल से पंगा लेना। वो तो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। तो एक है कि ओआईसी, चलें जी हम सारे मजबूर थे, ओआईसी में दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन उनमें से एक मुल्क उठकर सामने आता है और वो खड़ा होता है और सबसे ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करता है, तो फिर इसीलिए इसराइल ने जवाबी वार बराह रास्त सिर्फ पाकिस्तान पर ही किया है। उस पर भी हमें आते हैं। बीबीसी ने इस खबर को भी छाप दिया है कि वजारत खारजा क्या कर रही है इसराइल की। ये तो वो है जो वाजाहत के साथ सामने आकर जो वार किया जा रहा है। तो ज्यादा गुस्सा इसराइल को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर है। आप देखें ना, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है जी। लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े ही नहीं होंगे कभी। ये एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े होंगे। जब एक साथ नहीं खड़े होंगे तो एक एक को डील करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यही मैं कहता हूं। जब उम्मा अगर इकट्ठी होगी तो फिर कोई सोल्यूशन भी हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। आखिरकार पाकिस्तान जो इतनी इसराइल पे तनकीद कर रहा था, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, और इसराइल जो है वो जालिम है और मिलिट्री का डिस्प्रपोर्शनेट यूज कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो आज फिर इसराइल ने इसका एक जवाब दे ही दिया। इसमें इसराइली जो फॉरेन ऑफिस है उसके जनरल मैनेजर हैं एलन यूशिपर्स ने जो है वो पाकिस्तान पे तनकीद की है कि, और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो
पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा चैम्पियन बन रहा है इंसानी हकूक का, और शायद शीशे के घर में बैठ के तो दूसरों के बारे में बात कर रहा है। और शीशे के घर से मुराद यह है कि आपको पता नहीं है कि बाहर की हम जिस सूरत हाल में रह रहे हैं या हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। ये चीज़ इसराइल के जो जीएम हैं उनके फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने ये बात की है। और साथ में ये भी कहा कि इसराइल जो है वो अकेली डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और पाकिस्तान गुरु ने कहा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, हिपोक्रेसी इज एट इट्स बेस्ट। या इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई दूसरे जो यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, उधर का कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता है। एशिया पैसिफिक की इधर की तो कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं ये दुनिया भी शायद हमारे शायद जो पाकिस्तान ने नक्शा बनाया उसमें शायद है ही नहीं है। और अमेरिका ने ये कहा है कि हम ये समझते हैं कि ये जो पेशरफ्त है इससे खित्ते का अमन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका की खैर अपनी लॉजिक होती है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन जो कि लॉजिक जारी बात है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इज इन अ डिफरेंट वे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की है कि पहली दफ़ा इसराइल की फॉरेन ऑफिस ने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया। और जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा बोल रहा था, चीखो पुकार हो रही थी हमारी सोसाइटी, मुआशरा, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके खैर फॉरेन मिनिस्टर ने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया है। और हमारी जो ऑफिशियल एक ट्विटर अकाउंट था वो उस पे जो पब्लिक डिप्लोमेसी का उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और साथ उन्होंने एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसका एक लिंक भी शेयर किया है कि इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है, और वो अमेरिकी महकमा खारजा ने जारी बात है ये रिपोर्ट दी है, लेकिन पाकिस्तान में भी कोई इतने मुनासिब सूरत हाल नहीं है। मुनासिब शायद मैंने एक मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मिसिंग पर्सन के इशू हैं, इंसानी हकूक के इशू हैं, जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के इशू हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इशू हैं, टीवी पे लोगों की आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। फ्रांस ने इस्लामी उसूलों के तहत मुर्गी के ज़िबा करने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया है। इस पाबंदी का इतलाक रवां साल जुलाई से होगा और उसके बाद मुर्गी को हलाल तरीके से ज़िबा करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। फ्रांसीसी मुसलमान हुकूमत के इस फैसले पर खासे बरहम हैं। पेरिस की मस्जिद के इमाम शमसुद्दीन हफीज़, एवरी मस्जिद के इमाम खलील मरून ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि फ्रांस की हुकूमत का यह फैसला मुसलमान मुखालिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत से बारहा राबता किया गया लेकिन हुक्काम कोई जवाब नहीं दे रहे। इस सिलसिले में हमने राब्ता किया है फ्रांस में मौजूद सहाफ़ी यूनुस खान से, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फैसला क्या है और इसमें क्या क्या पाबंदी लगाई गई है? जी, नए कानून के तहत फ्रांस में जानवरों के इस्लामी ज़बह पर जुलाई 2021 से पाबंदी आयद होगी, यानी इस पाबंदी का इतलाक रमज़ान के महीने से होगा। इस कानून से मुसलमानों के साथ साथ यहूदी भी मुतासर होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि यूरोप में ये कोई नई चीज़ या नया कानून नहीं है। बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड में पहले से ही इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। बेल्जियम में 2019 में ऐसा कानून पास होने के बाद यूरोप के दूसरे ममालिक में भी इस हवाले से बहस हो रही थी और दाई जमात की कौम पर सियासी पार्टियां और जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हुकूमत पर बिल पास करने के लिए दबाव डाल रही थी। ठीक है, उनके मशीर वजीर सुन ले, ये आपके लिए आपका अंदरूनी मसला है, लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा और पहला मसला है। हम इसके ऊपर हर हद को क्रॉस करने को तैयार हैं। साहब, ये इस्लाम दुश्मनी है, तो जहां जहां पे मुसलमान है ये तो उनके लिए उनके जज्बात को छेड़ा गया है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इसमें देखो उनका साथ कौन लोग दे रहे हैं। अभी भारत ने बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया है कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइए कि ये फैसला फिर हुआ कैसे और इसका बैकग्राउंड क्या है? यूरोप के दीगर ममालिक में भी इस तरह के कवानीन पहले से ही मौजूद है, लेकिन 2019 में बेल्जियम में ऐसा कानून पास होने के बाद फ्रांस में भी इस हवाले से तहरीक शुरू हो गई थी। इस हवाले से जानवरों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपना हमनवा बनाया। फ्रांस में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए गए। इस बिल को पास कराने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स को इत्तेमाद में लिया गया और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से उन्होंने हुकूमत पर दबाव डालकर महकमा ज़राअत और खुराक के साथ मिलकर ये बिल पास करवाया।
तो यूनुस साहब, अब जो फ्रांस में मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, उनका क्या कहना है इस कानून के हवाले से? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। फ्रांस में मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि ऐसे कवानीन आज़ादाना तौर पर अपने मजहब पर अमल पैरा होने से रोकती हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को इस वक्त यह खदशात है कि इनके खिलाफ इम्तियाजी कवानीन पास हो रहे हैं। माशी तौर पर भी मुसलमानों की हालत खराब है। ऐसे कवानीन से मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान मजीद फासले पैदा होंगे। इस वक्त ये वक्त की अहम जरूरत है कि मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान मुकालमे के जरिए जितनी भी गलतफहमी है उनको दूर किया जा सके। इस तरह के कवानीन से मुसलमान अपने आप को इस मुल्क में अजनबी महसूस करेंगे और हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान मजीद फासले पैदा होंगे। जो होते हैं, जो अगली सफ़ों पे हमारे बुजुर्ग मुसलमान जो होते हैं, वो अमेरिका और यूरोप की तबाही की दुआएं मांग रहे होते हैं, और जो हमारे नौजवान जो होते हैं उसी मस्जिद में पीछे जो बैठे होते हैं वो यूरोप और अमेरिका के वीजे की दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये हमें देखना है कि, और फिर जब ये पहुंच जाते हैं अमेरिका में, यूरोप में, तो वहां पे जाके किस तरह का बिहेव करते हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक सर्विस अब कर रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं? जो हजारों पाकिस्तानी इस वक्त फ्रांस के अंदर हैं, जिनकी फैमिलीज मौजूद हैं, उनके लिए इससे क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है, मुसलमान सोचते हैं? क्या किसी को डिपोर्ट किया जा सकता है? एक बंदा अगर वहां से आपको 1000 यूरो 1500 यूरो वहां से मेहनत मजदूरी करके अपनी सर्विस दे के फ्रेंच सोसाइटी को, फ्रेंच गवर्नमेंट को, या किसी तरीके भी वो पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बेचता है, तो अब आप ये इस तरह करेंगे। और फिर जो बाकी जो ममालिक होते हैं वो इस चीज से भी फायदा उठाते हैं। देखो जी, पाकिस्तान की सोसाइटी तो है ही रेडिकल, और कल को उसका नुकसान ही होगा क्योंकि वो पाकिस्तानियों को हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि यार ये तो है ही रेडिकल। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन या उनकी जो जमात है, उनका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत के इस तरह के कवानीन पास कराने में सियासी फायदा है, इसलिए मैक्रोन हुकूमत इस बिल की हिमायत कर रही है ताकि दाएं बाजुओं और कौम परस्त पार्टियों के वोट भी इनको मिल सके। इसलिए कुछ तजिया निगार इसको इस तनाजर में भी देख रहे हैं कि ये इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं। जो यहूदी हैं वो भी इसी तरीके से ज़िबा करते हैं जानवरों को खाने के लिए, तो उनका क्या मौक़िफ़ है? यूरोप में मुसलमानों और यहूदियों में ज्यादा इत्तेफाक तो नहीं पाया जाता, लेकिन हाल ही में इस कानून के खिलाफ दोनों मज़ाहब के लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनके बारे में इनका कहना है कि ये कवानीन इनके मजहबी आज़ादी पर असरअंदाज हो रही है। मुसलमान फ्रांस में 8 से 10% आबादी पर मुश्तमिल हैं, जबकि यहूदी इंतहाई कम होने के बावजूद यहाँ इंतहाई सियासी असर रखती है और मुल्की कवानीन पर असरअंदाज होती है। इस कानून के हवाले से मुसलमान कम्युनिटी के रहनुमा और यहूदी कम्युनिटी के रहनुमाओं की आपस में मुलाकातें भी हुई और मुश्तरका हिकमत अमली पर भी जोर दी। मुल्क में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर पेलोड गिराकर चले गए थे, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया अगर ऐसा कर सकता है, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो या फिर जो भी हो, पाकिस्तान में कई सारे एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू लोग हैं, जब उनको मरवाने की बात हो रही हो, तो इंडिया जब सारी चीज़ ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब भाई साहब को कौन बताए कि सबसे पहले आपको सामने वाले कंट्री के लेवल में होना पड़ेगा, या फिर कहे कि आपके रिलेशंस दुनिया के साथ इतने मजबूत होने चाहिए, तब जाकर ये सारी चीज़ें हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी फेवर में नहीं जाती। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया अटैक करके चला गया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मान लीजिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करने की ट्राई की, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फुल फ्लैज वॉर ना हो। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अब तो ऐसा कहा जाता है कि भाई 15-20 साल 25 साल पाकिस्तान पीछे जा चुका है इंडिया से, लेकिन अगर मान लीजिए फुल फ्लैज वॉर होती है, और उसमें नो डाउट इंडिया का भी नुकसान होगा, इंडिया की भी इकोनॉमी थोड़ी स्लो पड़ेगी, GDP स्लो होगा, लेकिन इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा पाकिस्तान का। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि फाइनल सोल्यूशन आ जाए, जिसमें बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाए, POK इंडिया के पास आ जाए, सिंधु देश एक अलग बन जाए, आज का पंजाब है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान बना रहे, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो।
इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। में दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन बैरून मुल्क से आ रहे हैं, सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होंगी। अगर हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है तो पाकिस्तान वहां जाकर इस सांप का सर क्यों नहीं कुचल रहा। और आलमी दुनिया, इसकी मिसालें मौजूद है आलमी दुनिया में, पाकिस्तान की सरजमीन पर की है कि भारत ने सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेजे थे जो यहां पर पेलोड गिराकर चले गए थे। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा है कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों में हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ बैठकर मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली? आज भी ये जो कुछ हो रहा है इसमें CIA भी शरीक है, मोसाद है, ये भी भारत है, और किसी हद तक बाज एलिमेंट्स ईरान में भी हैं जो कि ये मदद कर रहे हैं। वो कि हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि हुकूमत की मर्जी उसमें शामिल है या नहीं, लेकिन बाज एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए कि गल्फ स्टेट्स वगैरह भी हैं जो कि इसमें मदद कर रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अच्छा, और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? तो हमें ये चीजें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहां पे? मफरूजा तो यही होगा अगर वहां से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे कि पाकिस्तान को कौन से खतरात लाहक हैं, अंदरूनी, माशी और फिर ये सिक्योरिटी सूरत हाल। कौन सा हमारा बॉर्डर सेफ है? ईरान से लेके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक पूरा का पूरा जो तीन जो हमारे बॉर्डर्स हैं, सारे खतरात वहां पे मुंडला रहे हैं। हमें बहुत बड़ा एक दाग लग चुका हुआ है। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल थी। लिहाजा हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए और वक्त पे किए हुए इकदाम ही नतीजा खेज होते। लेकिन अगर इस स्टेज के ऊपर अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया या हमने को मिलिट्री एक्शन किया तो वो मजीद डिस्टेबलाइज होगा। अगर तालिबान की हुकूमत कमजोर पड़ती है तो वहां पे आप देखेंगे खाना जंगी शुरू हो जाती है। जनरल साहब, अब चले हम ये मान लेते हैं अफगानिस्तान अब उतना मुलव्विस नहीं है उसमें क्योंकि रजीम चेंज हो चुकी है। ईरान से हम बात क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके, जो तुर्की करता है कुर्दों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके? देखिए यहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस के कुछ लोग डेफिनेटली लगता है कि इन्वॉल्व हैं, बजाय पब्लिक में रिजॉल्व करने के ये बिहाइंड द सीन रिजॉल्व की जाए, आते रहे हमारे। लेकिन सर ये उसी बरादर मुल्क ने हमें ये धमकी दी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई, दोबारा किसी दहशतगर्द ने ईरान में कार्रवाई की तो हम खुद हिट करेंगे वहां पर आके। ये उस बरादर मुल्क ने कहा था और उसको ये भी हमें बताना जरूरी नहीं है कि हम भी आपके बरादर मुल्क हैं, हमारा भी ख्याल रखें। इंडिया के ताल्लुकात उनसे बहुत बेहतर और इंडिया के पास चाह बहार है, वहां पे वो सारा उनका नेटवर्क इंडिया का काम कर रहा है, ईरानियों ने कभी रोका नहीं। और ये भी एक हकीकत है कि इंडिया के जितने अच्छे ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात इनके साथ हैं, इजराइल के साथ, वो ईरान के ऊपर जासूसी करते रहे, ईरानी इंफॉर्मेशन उनको देते रहे, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो चिपका हुआ है उनसे। और वो मेरी समझ से बादतर है कि उनको क्यों नहीं ये चीजें समझ आ। लेकिन अहम सवाल तो ये है कि इन अनासर की डोरें किन हाथों में है? डॉक्टर साहब, क्या हम अपने दुश्मन से वाकिफ हैं और इन वाकयात की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए और वहाँ दावत देकर आए कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, दूसरी तरफ ये अनासर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डोरें किसी के भी हाथ में हों, जब तक आप मुकाबला खुद नहीं करेंगे, ये उम्मीद क्यों रखते हैं? अगर इस थ्योरी पे चला जाए कि डोरें किसी के हाथ में हैं, तो फिर आप या तो उन डोरों को काटें या फिर आप मुकाबला करें।
अगर आपने इसको डील करना है, या तो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से करें, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसकी वजूहात हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे कंस्ट्रेंट क्या हैं, जो आप जिसकी इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो, वो दूसरी कौमों का से बराह रास्त मुकाबला नहीं कर सकती। तो उसका दूसरा हल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये है कि वो इस सिचुएशन को डायरेक्टली एड्रेस करें। ये आप भूल जाएं कि जी अमेरिका करा रहा है, हिंदुस्तान करा रहा है, वो करवाएंगे। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तान की जगह पे होते तो आपने भी यही काम करना था, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स यही है। एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान वो किसके हक में जाता है? वो जाहिर है वो हमारे खिलाफ जाता है और हक में जाता है, अमेरिकन के जाता है, इंडियंस के जाता है, जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर CPEC आगे जो बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो BRI का प्रोजेक्ट है वो आगे चले, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह के हालात खराब होंगे तो चाइना के अंदर जो हालात, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगी। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ, तो यह बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया को सबसे बड़ी चीज़ या फिर अब सबसे बड़ी जीत आप जो कह सकते हो ना, ब्रह्मोस है। और यहाँ पर बात हो रही है कि ब्रह्मोस, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक का जो एक फाइनल टेस्ट था वो कर लिया है। अब पाकिस्तानियों को जो चीज़ से डर लगता है इंडिया के अंदर, उसमें ब्रह्मोस सबसे नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वो ऐसा मिसाइल है जो पिछले दिनों भी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भेजा था। हालांकि उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि गलती से आ गया था, अदरवाइज़ 3-4 मिनट वहाँ पर घूमा और उसके बाद वहाँ पर गिर गया। और जिस जगह पर गिरा वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन दूर थे, तो वहाँ पर दूर जितने लोग रहते थे उनके सारों के घर हिल गए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक, ब्रह्मोस से तो वैसे ही फटती थी, लेकिन सुपरसोनिक ऑलरेडी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जो पिछले दिनों जो सिचुएशन हुई कि इंडिया का जो मिसाइल वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया, उससे ये भी पता चल गया कि चाइना की जो भी डिफेंस सिस्टम है आपके पास वो कोई काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। ये इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इन्होंने एक बेसिकली एडवांस्ड वर्जन आज फिर से टेस्ट फायर किया है और इन्होंने बताया है कि इसे इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापत्तनम, उससे वेस्ट कोस्ट के ऊपर इन्होंने C2C अटैक करने के लिए ये सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर एनहांसमेंट्स की हैं, एडवांसमेंट्स की हैं। उसने ये कंफर्म किया है कि इस टारगेट ने, इस मिसाइल ने अपने टारगेट को बहुत प्रिसाइजली, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर हिट किया है। इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब यह है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया। उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है। उनके 2 इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं और जो जितने आम तौर पे
क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आमतौर पर अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है, इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल। दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको खबर आज दी थी कि फ्रांस के पास चूंकि यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो जून तक आ गई है, तो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर एक लॉबिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के पास ये जो वेपन्स आ रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ममालिक से वो नहीं आने चाहिए और दूसरी जानिब ये सारा कुछ कर। इस तरह से पाकिस्तान का हमसाया मुल्क पिछले 5-6 साल से दिफाई मैदान के अंदर इस कदर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हैज वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग नाउ। 2020 के अंदर यह रिपोर्ट सामने आई कि भारत दुनिया के अंदर दिफाई इखराजात करने वाला दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स, इजराइल के साथ डिफेंस डील्स, ये सारी की सारी इसी इंडिया की पॉलिसी का एक। इंडिया ने अमेरिका से वेपन्स की प्रोक्योरमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनसली और दीगर मुल्कों के साथ काम करके उन्हें डेवलप कर रहा है और इसी तरह का मामला इस वक्त हुआ है। पाकिस्तान को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो इक्विलिब्रियम ऑफ पावर है उसे बरकरार रखने के लिए बड़े अहम और तारीखी फैसले करने होंगे इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप को। और इसमें जाहिर बात है सिविल लीडरशिप और इकोनॉमिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की उसे बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे पहला मरहला होगा। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट to the nation as well. और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पे काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, अब कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की 6ठी बड़ी तरीन फौज है, ये भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई और कोई काम नहीं करना हमने? हमारे यहां क्या हो रहा था, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं,
हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस? वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी जनाब अब जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है, हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार कर, इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए, और स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार, आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्स में ही नहीं है, आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉग इन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है, हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन, वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, IBM, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए, रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाले क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से को बचता थोड़ा सा तो उसको IT में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया ही नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है USA बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो ये फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को ये देखिए, हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं जनाब, हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उस तरह लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है
ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो ज़बानें बोलते हैं और उसकी वजह यह है कि ये डरते हैं, एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। नटशल ये है, ये मैं आपको बताऊं। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो OIC की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी भले ही कितनी भी जज्बे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना वो इंडिया से ही लगता है, इंडियन आर्मी से लगता है। अब आपको 1971 वाली सिचुएशन तो याद ही होगी कि वो जो न्याजी था जिसने सरेंडर किया था, एक न्याजी, अब उसका एक इंटरव्यू आया था शायद BBC पर, जब पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे इंडिया अगर आपको घेर लेगा, तो उसने क्या कहा था, मतलब अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा। उसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का था कि भाई हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इंडिया के सामने डिफीट कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और उसके कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि भाई पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो भी कितने 91,000 सैनिकों के साथ। हालांकि वो चीज़ अलग थी कि भाई वो 91,000 जो सैनिक थे उसके बदौलत हम कश्मीर छुड़वा सकते थे, हालांकि वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जज्बा करके कुछ बातों तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब सही में सिचुएशन आती है आपको चेक करने की, तब उनकी हवा पूरी की पूरी निकल जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहे, तो ये सूरत हाल पहले तो चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारत अब इस पोजीशन में है कि इनको नहीं मानेगा। इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने, ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है। और इनसिक्योरिटी का न्यू है, चूँकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पढ़ाए जाते हैं चूँकि वहाँ के मकामी लड़के हैं, और जो कुफ्ते उनको मिसगाइड करके या जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जान का लालच दे के या जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो नया इकनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं और वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे, इसलिए कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो एक बंद टनल में फंस चुके हैं और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए, तो अब उनको एक नया रास्ता नज़र आया। नया कहाँ है, वहाँ भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पीट रहे हैं कि आपकी बका इसी में है कि आप अपने लोगों से, अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उन्हीं के साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वही अयूब खान की तरह, और दूसरी तरफ से बंदे घुसाते रहें या आपके सामने घुस रहे। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और जो हम हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस वक्त और भी कई बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए आप वजारत ख़ारजा में बड़ी अहम पोजीशंस पे बैठे रहे, बड़े अहम मुल्कों में सफ़ीर रहे। क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार हो सकता है कि हम उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म इस प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ कर सकें? आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपका ये मीडिया, उधर का मीडिया देख लें,
आपका उधर की इंटेलिजेंस देख लें, रॉ देख लें, उसको अफगानिस्तान में देख लें, दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स देख लें, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस किस तरीके से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो OIC की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। क्या जार्गन रटे हुए हैं आपने वहां पे अमरीकियों की चाकरी करते हुए, उनके बूट चाटते हुए? क्या क्या जार्गन रटे हुए हैं जो आप यहाँ पे आके रिपीट करके अच्छी अंग्रेजी के अंदर इस मुल्क के लोगों को इंप्रेस करने और बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है, आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार? को याद होगा इससे कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है, वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। फिर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता है राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, जो आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीसा पेपर होने का और कुछ भी नहीं। लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की दरअंदोजी है, बच्चे मारे जा रहे हैं और आप खामोश हैं, इवन एक बयान तक नहीं देते, तो आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि अब भारत आपसे तिजारत करेगा? और मैं नहीं समझता कि ये अब भारत की कोई मजबूरी रह गई। भारत को अब चीन से भी तिजारत करने पे बहुत लोगों को एतराज़ है। अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं हमें चीन से भी तिजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकानॉमी जो है वो एक नए डायमेंशन में दाखिल हो गई है। अब उनके पास चॉइसेस हैं कि वो किससे तिजारत करें, किसके साथ ना करें, किस में नफ़ा है, किस। खुद इमरान खान की आप तकरीर देखें जिसमें बार बार ये कहता है कि अगर हमें सऊदी अरबिया और चीन से पैसे ना मिलते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। ये अभी पिछले हफ्ते भी उसने एक बहुत बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये स्पीच की है। और आपको पता है कितने पैसे मिले हैं उनको चीन और सऊदी अरब से जो वो बेल आउट हुए उस वक्त पे, यानी $2-4 बिलियन की देर है आपको बैंकरप्ट होने में। और जाहिर है उसके बाद कोई बहुत बड़े हालात या आपके ज़र मुबादला के ज़खायर या कोई इस तरह की पेमेंट्स की कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ ओपन है जिस पे किसी तरह के मतलब है कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई सबूत पेश करने की। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार इसकी तस्दीक कर रहा है तो ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ पॉलिटिकली अगर ना सही लेकिन फाइनेंशियली जो है इकनॉमिकली क्लैप्स पे है।